एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज एक और यूपी पुलिस री एग्जाम से रिलेटेड, जो हिंदी से रिलेटेड मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ये प्रैक्टिस सेट 5 आपका है। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते और सीधे आज के क्वेश्चन पे आते हैं। और जो मैंने पहला क्वेश्चन ले रखा है ये आपका क्या है, ये आपका पैसेज से जो कंप्रहेंशन वाला होता है, जिसमें गद्यांश होता है, नीचे उससे 4 से 5 क्वेश्चन आपको रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक आपको प्रश्न मिलेंगे और ये पहले आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ये गद्यांश आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं पहले इसको। लिखा है, देश की हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा और जो छीड़काए होकर भी महात्मा का स्वामी था, उस मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार हो। वही महात्मा था, वही राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 को समाप्त हो गई। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती गांधी का जन्म दिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए, इससे रिलेटेड आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, महान आत्मा का स्वामी कौन है? तो महान आत्मा का स्वामी कौन है? मोहनदास है, करमचंद है, या मोहनदास करमचंद गांधी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा मोहनदास करमचंद गांधी, क्योंकि पूरा नाम जो गांधी जी का था वो था मोहनदास करमचंद गांधी और वो एक महान आत्मा के स्वामी थे। बिल्कुल इसमें कोई जो है संदेह नहीं है, कोई इबट नहीं है। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी और हमारे देश को आजाद कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है गांधी जी की रही है। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जयंती कब मनाते हैं? अभी आपने इससे पहले पैसेज में पढ़ा है, कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये लगभग सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, भाई बहनों को, सबको पता होगा। छीड़काय का क्या अर्थ है? देखिए, छीड़काय का अर्थ होता है लंबा शरीर या मोटा शरीर या दुबला पतला शरीर या चौड़ा शरीर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल दुबला पतला शरीर। छिड़काए का मतलब होता है दुबला पतला शरीर, बहुत ज्यादा जैसे मुझे ही आप देख लीजिए, बिल्कुल मैं भी दुबला पतला ही हूँ, तो मैं भी छिड़काए व्यक्ति ही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? नेहरू जी के, नथुराम गोडसे के, सरदार पटेल के, या गांधी जी के? तो सीधी सी बात है, सत्य और अहिंसा की लड़ाई कौन लड़ता था? मोहनदास करमचंद गांधी जी लड़ते थे। गांधी जी का एक ही था, सत्य और अहिंसा से ही इस देश को हम आजाद कराएंगे। असहयोग आंदोलन उन्होंने जो चलाया 1922 में, और जब लोगों ने क्या किया, चौरी चौरा कांड हुआ, लोगों ने जो है ऐसे विद्रोह करने लगे, हिंसा होने लगी, तो फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। तो आप इसको समझिए कि वो हमेशा हर चीज को अहिंसा के दम पे जीतना चाहते थे। लेकिन जो है कुछ लोग ऐसे आते थे कि जो भाई कहीं ना कहीं गांधी जी की विचारधारा से थोड़ा विपरीत थे, और वो भी जरूरी था। मैं बिल्कुल उस चीज को भी मानता हूँ कि अगर हमारा देश आजाद हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के दम पे हम आजादी पा जाते। अहिंसा के साथ जरूरी था कि हाँ, असेंबली में बम फोड़े जाएं, उनको पता चले कि हाँ, हम हिंदुस्तानियों में भी पानी नहीं बहता है, खून ही बहता है। अगर आप ये चाह रहे हैं कि नहीं हम मार खाते रहेंगे, तो अब ऐसा नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे लोगों ने दिखा दिया। तो यहाँ पे प्रश्न था कि सत्य और अहिंसा किसका हथियार है? तो भाई सत्य और अहिंसा किसका हथियार है? वो गांधी जी का हथियार है। समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं। भाई अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा, वैसे यहाँ पे आंसर जो सही होगा वो होगा स्वर्णाक्षरों में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे ये आपका पैसेज में आया हुआ है। आप देख सकते हैं, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्वर्णाक्षरों में लिखे गए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि क्या लिखा हुआ है, नए भारत के निर्माण में जो कार्य उन्होंने किया, उन्होंने मतलब गांधी जी ने किया है, वह स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। तो ये जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन अलंकार का लक्षण है। तो ये किसका लक्षण है? तो जान लीजिए कि प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का जो चमत्कारपूर्ण वर्णन होता है, यह अनुमान अलंकार का ही लक्षण है। किसका है? अनुमान अलंकार का लक्षण है। तो ध्यान रखिएगा कि जो छठे का आंसर सही हो जाएगा वो होगा ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जायसी किस धारा के कवि हैं? आपको बताना है जायसी किस धारा के कवि हैं। प्रेम मार्गी भक्ति धारा के हैं, कर्म मार्गी भक्ति धारा के हैं, ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के हैं, या उक्त में से कोई नहीं है। तो ध्यान कर लीजिए कि जो जायसी है वो प्रेम मार्गी भक्ति धारा, मतलब सातवें का ऑप्शन ए सही होगा। जायसी प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं। ये सूफी परंपरा, दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सूफी परंपरा से संबंधित है। इन्होंने नागमती का जो वियोग वर्णन है बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही मार्मिक ढंग से इन्होंने इसका वर्णन किया है। तो समझ में आया। तो जायसी जो है वो किस टाइप के कवि हैं, किस धारा के कवि हैं? तो ये प्रेम मार्गी धारा के कवि हैं और ये सूफी परंपरा से भी संबंधित दोस्तों है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए तत्सम तत्भव शब्दों का के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षीर खीर, दही दही दही, दुग्ध दूध या घृत घी। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आंसर बी वाला आपका सही होने वाला है, क्योंकि ये युग्म जो है वो त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है। त्रुटिपूर्ण ये लिखा हुआ दिखा है। तत्सम और तत्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो जो दधी और दही शब्द है ये आपका क्या है? ये त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है, क्योंकि जो दधी है ये दधी जो है वो तत्सम है और दही ये धा पे बड़ी की मात्रा नहीं होगी, धा पे छोटी की मात्रा होनी चाहिए और दही आपका तत्भव शब्द है। ठीक है, आंसर बी वाला सही होगा आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड़ा है, ज्ञा है, रा है, अंगा है, क्या है भाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आंसर बी। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। बिल्कुल संयुक्त व्यंजन जो है वो कौन सा है? तो ज्ञा है। देखिए ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है और जो किससे किससे बनता है पता है आपको? जा और इया के मेल से ही जो है इसका निर्माण होता है, कि वर्णों के संयोग से बनता है। मतलब ज्ञा एक संयुक्त व्यंजन है जो जा और इया वर्णों के संयोग से बना होता है। ठीक है, तो आंसर बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत ध्वनि मतलब जिसको दांतों की सहायता से हम बोलते हैं। का है, छा है, ता है या पा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा ता। ता जो है वो दंत ध्वनि मानी जाती है। ठीक है, दंत ध्वनि मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ? कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? फैजाबाद में, रीवा में, ग्वालियर में या भोपाल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ग्वालियर में। बिल्कुल दोस्तों, जो कवि बिहारी हैं उनका जन्म ग्वालियर में हुआ और बिहारी जो हैं वो जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। किसके? जयपुर के एक राजा हैं जिनका नाम जय सिंह था, तो उनके ये आश्रित कवि थे। इन्होंने मतलब जो है बिहारी जी ने क्या लिखा है? इन्होंने बिहारी सतसई की रचना की। किसकी रचना की है? बिहारी सतसई की रचना की है और यह रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। किस काल के? रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और ये जयपुर के राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे। कौन? बिहारी। इनका जन्म कहाँ हुआ? ग्वालियर में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार होगा? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार आपको बताना है। इसका अलंकार क्या होगा? तो श्लेष अलंकार होगा, अतिशयोक्त होगा, परिसंख्या होगा या प्रतीक होगा? भैया कौन सा विकल्प आपका सही होगा? आंसर डी सही होगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अष्ट का तद्भव रूप है। अष्ट का तद्भव रूप आपका क्या होगा? तो भैया अष्ट का जो तद्भव रूप है वह होता है 8। अष्ट का तद्भव रूप क्या होता है? 8 होता है और यही तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इस वाक्य में पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। उपमा, रूपक, यमक या स्लैश। तो भैया देखो, जेते तुम तारे, तारे शब्द आया है, यहाँ पर भी तारे शब्द आया और दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे यमक अलंकार होगा। जब दो सेम ध्वनियां आती हैं, समान वर्ण होते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, जैसे कनक कनक ते सौगुनी, तो एक कनक का मतलब कुछ होता है, एक कनक का मतलब वहां पे कुछ होता है। तो इस तरीके से वो आपका ये वाला अलंकार होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जेते तुम तारे, तारे मतलब प्रिय, तेते नभ में ना तारे हैं। तारे मतलब वो तारे जो स्टार्स जो कहीं ना कहीं आपको आकाश में दिखाई पड़ते हैं। तो तारे
कहते नहीं कि आप मेरे आंख के तारे हो, बहुत प्रिय हो। तेते नभ में ना तारे हैं, मतलब स्टार्स नहीं है। तो देखिए दो दो तारे आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो कौन सा अलंकार होगा भैया, आपका यमक अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों से ना कोई, दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। तो देखिए पहले ही समझ में आ रहा है कि गोपाल, गिरधर गोपाल की बात हो रही है, मीरा जो है, और मुकुट मेरे पति सोई। तो कौन सा अलंकार होगा, शांत श्रृंगार करुण विहास है, बिल्कुल श्रृंगार रस की बात हो रही है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई जो है, इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है, श्रृंगार रस होगा आपका। ठीक है। गोबर गणेश ये किस समास का उदाहरण है भैया, गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है आपको बताना है। तो जो गोबर गणेश है ये संबंध तत्पुरुष, संप्रदान, करण या अधिकरण तत्पुरुष, किसका ये जो है आपको बताना है कि गोबर गणेश कौन से तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, सब तत्पुरुष है लेकिन तत्पुरुषों में भी कौन सा आपको है, तो ध्यान रखिएगा ये करण तत्पुरुष का क्या है, यह उदाहरण है। गोबर गणेश जो है ये कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है। और जो है गोबर गणेश का अगर हम कर्ण तत्पुरुष की बात करें तो देखिए गोबर गणेश तत्पुरुष समास तो है, तत्पुरुष समास में कर्ण समास है, और इसका अगर हम समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा गोबर से निर्मित गणेश। क्या हो जाएगा, गोबर गणेश का मतलब क्या है, गोबर से निर्मित गणेश, ये हो जाएगा इसका समास विग्रह। तो ध्यान रखिएगा कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रहीमन चुप है बैठिए और देख दिनन के फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी है देर। या बेर नहीं होना चाहिए, देर होना चाहिए। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, दोहा है, सोरठा है, रोला है या चौपाई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह होगा दोहा। कौन सा छंद है, तो दोहा छंद है। उपयुक्त जो ये आपको दिया गया है, रहीमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर और जब नीके दिन आई है तो बनत लगी है देर, उपयुक्त पंक्तियों में दोहा नामक जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा, दोहा नामक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 होती है। देखिए पहले में और तीसरे में, पहले और तीसरे में कितने होते हैं, तो 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। बात समझ में आई, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। शुद्ध वर्तनी, चरमोत्कर्ष, 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 कौन सा सही लिखा हुआ है, कौन सा जो है वर्तनी शुद्ध है। तो आपको केवल वर्तनी शुद्ध बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये चरमोत्कर्ष बिल्कुल सही लिखा हुआ, ऐसे लिखा जाता है चरमोत्कर्ष। कैसे, ये देख सकते हैं आप, ये आपका चरमोत्कर्ष सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज के इस सीरीज का। दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए इसमें जो त्रुटिपूर्ण अगर कोई खंड है तो वो होगा ऑप्शन सी। देखिए सर्वोत्तम शब्द जानते हैं किससे बना है, देखिए सर्वोत्तम शब्द सबसे और उत्तम शब्द से मिलके मिला है। किससे, सबसे और उत्तम। तो भैया जब एक बात हो गई कि सबसे और उत्तम से ही सर्वोत्तम बना है तो अब फिर से काहे सबसे जोड़ दिया जाएगा, ये तो फिर निरर्थक शब्द हो गया ना। अतः हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे का प्रयोग हुआ है वो व्यर्थ में हुआ है, और यही कारण है कि ये वाक्य खंड आपका गलत लिखा हुआ है। तो समझ में आया, बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जबरदस्त वीडियोस आपको पर डे देखने को मिलती है। चैनल पे आप आरओ की तैयारी कर सकते हैं, यूपीपी की तैयारी में करवा रहा हूं, आपका एसएससी सीएचएसएल की तैयारी में करवा रहा हूं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी हो रही है, तो बहुत सारे परीक्षाओं की तैयारी आपका एग्जामनाथ यूट्यूब चैनल करवा रहा है। आप सबका प्रेम लगातार बनता रहे और बहुत जल्द हम 1K फैमिली में होने वाले हैं। 1K हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है। एक बार मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से फिर से निवेदन करूंगा कि आप सभी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हमारे शेयर करें, जिससे वो भी हमारे एस्पायरेंट्स, वो कैंडिडेट्स भी लाभान्वित हों जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाती है। और अगर जिस दिन मेरा 1K सब्सक्राइबर होगा, बहुत जल्द हो सकता है 2-3 दिन में मैं 1K सब्सक्राइबर की लिस्ट में आ जाऊंगा,
और वहां से मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं लाइव वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराऊं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं हम लाइव क्लास आपको दें। अगर आप चाहते हैं लाइव क्लास के लिए तो एक बार आप कमेंट, प्यारा सा कमेंट करिएगा यस में, अगर आप चाहते हैं तो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तैयारी करते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, जबरदस्त रहें और जिंदाबाद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।